अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो GD110S के रिव्यू के हवाले से, तो उसमें मैंने इसके एक डिसएडवांटेज का जिक्र किया था जो कि इसके फ्यूल टैंक के हवाले से था। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने फ्यूल टैंक कहाँ से रिपेयर कराया, कैसे करवाया, और न्यू जो मैंने परचेज़ किया उसमें वो कितने का पड़ा, उसमें किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें साथ में आज मेंटेनेंस का भी बता देता हूँ कि इस बाइक में जब आप किसी और बाइक से शिफ्ट होंगे तो इसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि इसके अंदर एयर फिल्टर डलता है। ऑल्दो के एयर फिल्टर तो 125 में भी होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक जो गत्ते का बना हुआ होता है उस तरह का मटेरियल है, कार्डबोर्ड टाइप का। बल्कि और 125 में यूजुअली ये होता है कि फोम का होता है और उसी को पेट्रोल से साफ करके वापस फिट कर देते हैं। तो एयर फिल्टर इसमें एक चेंज होता है ट्यूनिंग के दौरान। दूसरा इसमें होता है ऑयल फिल्टर। और ऑयल फिल्टर जो है मैंने हाईलाइट भी किया होगा कि आप देख सकते हैं किस जगह पे ये डलता है। तो जब आप ट्यूनिंग करा रहे होते हैं तो वो भी इसके साथ चेंज होता है। तो प्राइसेस भी साथ में आज के कोट कर रहा हूँ, तो ये दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं, आप ट्यूनिंग के दौरान ये चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने ट्यूनिंग में होता क्या है इसकी कि इसका कार्बोरेटर वगैरह ओपन नहीं होता। सिंपल सा वो उसकी क्लच केबल, ब्रेक केबल साफ़ कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो फ्रंट स्प्रॉकेट है उसको साफ़ कर लेंगे। तो ये इसकी सारी ट्यूनिंग है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप खुद भी इसके ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है। वैसे तो आपको जो भी आप चीज़ चला रहे हैं उसका हर चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए। वो है इसकी बैटरी का। बैटरी आपने इसकी केयर से देखते रहना है, उसके वाटर लेवल चेक करते रहना है। ऑल्दो इसकी बैटरी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट बाइक है तो इसलिए चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा आपका ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अनदर बाइक। तो इस चीज़ का भी आपने साफ ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि था फ्यूल टैंक के हवाले से, उसकी लीकेज के हवाले से। अच्छा, इसमें मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा कि लीकेज की मैंने रिपेयरिंग किस तरह करवाई, कहाँ से करवाई, और उसमें क्या इशू था, और मैंने फिर न्यू जो परचेज़ किया था उसमें आपने किन चीज़ों को ख्याल रखना है। रिपेयरिंग के लिए एक रावलपिंडी में वारिस खान के साथ या वारिस खान से पहले एक स्ट्रीट आती है। स्ट्रीट का नाम मुझे नहीं पता किस नाम से मशहूर है, लेकिन वहाँ पे तीन बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और वो इन रिपेयरिंग का काम करते हैं। क्योंकि इसका आपको फ्यूल टैंक जो है ब्रांड न्यू सिर्फ डीलरशिप से मिलता है, वैसे नहीं मिलता। अच्छा, उनका तरीक़ेकार काम का क्या है कि वो फ्यूल टैंक को रिमूव करके जहाँ जहाँ उनको डाउट होता है वो फिर उनके पास एक स्क्रबर सा होता है, उसको वो स्क्रब करते हैं पेंट को। और स्क्रब करने के बाद उनको वो देखते हैं कि किधर किधर से लीकेज है। क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ एक जगह से लीकेज थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पेंट को रिमूव करके देखेंगे जहाँ डाउट होगा। बहरहाल वो चीज़ बड़ी तकलीफ दे होती है कि आप अपने आंखों से देख रहे होते हैं कि बाइक का जो फ्यूल टैंक है किस तरीके से उसका पेंट जो है वो स्क्रब किया जा रहा है। तो वो एक चीज़ अच्छी है कि वो अपने एक्सपीरियंस से वो जिधर जिधर से स्क्रब करते हैं वहाँ वाकई ही प्रॉब्लम था। और वो क्योंकि पेंट की वजह से अभी वहाँ से लीकिंग स्टार्ट तो नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि वो आने वाले वक्तों में उधर से भी स्टार्ट हो जानी चाहिए, हो जानी थी। उसके बाद क्या करते हैं, जब वो सारी जगह को एक्सपोज कर लेते हैं फिर वो उसके ऊपर सिल्वर का टांका लगाते हैं। और सिल्वर का टांका लगाने के बाद ये है कि अगर छोटा हो तो सिर्फ वो सिल्वर का टांका ही लगा रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा इशू हो तो फिर ऊपर उन्होंने पुटीन भी उन्होंने लगा दी थी। तो ये सारा था प्रोसीजर। फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि क्या उसको आप पेंट करवा लें या उसकी आप रैपिंग करवा लें, कैसे आपने अब उसको छुपाना है, जो कि एक रिपेयर्ड फ्यूल टैंक है। तो ये था सारा प्रोसीजर इसका। और इसमें फिर ये कि कॉस्ट मेरी उसमें आई थी 600 रुपीज़ जो टांके लगे थे। और फिर उसमें यह है कि पेंट का वो मेरे ख्याल 1500 रुपये मांग रहे थे। तो ये सारा इसके टोटल कॉस्ट है। अच्छा, इसमें एक और भी उन्होंने ऑप्शन ये दी थी मुझे किसी और ने कि जो नीचे, क्योंकि फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, काफ़ी ज़्यादा लीकिंग थी, तो वो कह रहे थे कि नीचे से ये कटवा के इसके ऊपर नया एक पीस लगा के उसकी वेल्डिंग भी हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन है। लेकिन उसमें यह था कि मुझे ये डाउट था कि फिनिशिंग फिर वैसे नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। तो वो टोटल जो कॉस्ट मांग रहे थे वेल्डिंग प्लस पेंट के साथ वो 2500 मांग रहे थे रिपेयरिंग के। तो ये था सारा इसका रिपेयरिंग। मैंने इसमें सिंपल ये किया था कि मैंने इसको इसमें टांके लगवा के सिल्वर के, और ऊपर मैंने इस पर ब्लैक रंग की टेप लगा दी थी, वो आप देख भी सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे ये प्रोसीजर, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे फिर भी हल्की फुल्की स्मेल आती रहती थी। इसलिए मैंने फिर न्यू टैंक परचेज़ करने का भी सोच लिया था। आपको ये कहूँगा कि आप ध्यान से, अगर छोटा मोटा इशू है, छोटी मोटी लीकेज है, तो फिर तो चलें रिपेयर करवा लेंगे। ज़्यादा इशू है तो फिर बेहतर ये है कि आप कोई और ऑप्शन देख लें, क्योंकि ये एक सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी बड़ा रिस्की है। अच्छा, न्यू फ्यूल टैंक लेने जब मैं गया हूँ डीलरशिप पे, तो उसकी प्राइस थी 9600।
अच्छा 100 या 200 ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी की कोई अराउंड प्राइस थी। अब उसमें एक और क्या प्रॉब्लम है कि एक तो आपको पता है डीलरशिप में तो 10 रुपीज़ भी वो लेस नहीं करते। दूसरा ये है कि उसके ऊपर दो टैग्स लगे हुए थे, एक 6,500 का और एक 7,500 रुपये का फ्यूल टैंक का। तो मैंने जब उस पर असरार किया कि प्राइस तो आपने ये कोट की हुई है, टैग की हुई है, और आप इसके जो है कॉस्ट मांग आपने 9,500 रुपये कि जी इसके रेट्स रिवाइज हो गए, उनका ये कहना था। तो ये बात बड़ी अजीब सी मुझे लगी कि एक तो अगर आपके रेट रिवाइज हुए हैं तो फिर आप टैग भी वही लगाएं, आप एक्सप्रेस कुछ कर रहे हैं, आप पैसे कुछ बता रहे हैं, तो वो फिर बड़ा अजीब सा हो जाता है मामला। और दूसरा ये होता है कि उसकी वो बिल्कुल कोई गारंटी नहीं देते कि आप इसको परचेज़ करेंगे तो उसकी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होगी। ये भी बात आपने याद रखनी है। तीसरी बात उसमें वो ये कहते हैं कि अगर इसमें कोई इशू है तो आप एट द स्पॉट इसमें फ्यूल डलवा के चेक कर लें, अगर कोई लीकेज होगा हमारे सामने अगर अभी पता चल जाए तो वो देख लेंगे, वरना अगर आप लेके बाद में आए तो वो उसको किसी किस्म की कोई आपको उसका सब्स्टिट्यूट नहीं करके देंगे। तो मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं फ्यूल टैंक, मैंने ये सोचा था अगर न्यू परचेज़ करूँगा किसी अच्छी जगह से फ्यूल भी डलवाऊँगा तो पुराना मैं फ्यूल टैंक का मैं उसमें से फ्यूल निकाल के इसमें नहीं डलवाना चाहता। इसलिए मैंने उसमें बेहतरी यही समझी कि मैं एज इट इज़ घर ही ले आया। फिर मैंने अल्लाह के आसरे पे मैं ले आया था, मैंने उसको चेक ही नहीं किया कि वो लीकेज थी कि नहीं उसमें न्यू वाले फ्यूल में। तो आपने अगर चेंज करवाना है तो आप बेहतर यही है कि आप वहीं पे चेक करवा के फिर आप उसको लेकर आएँ बाइक को अपने घर। अच्छा दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अगर जब भी कोई इस तरह का खुदा ना खास्ता आपके साथ मसला होता है तो आप बाइक ना लेके जाएं, बाइक के फ्यूल टैंक आप खुद रिमूव कर लें अगर आपने रिपेयरिंग करवानी है, और वो वहाँ पे जाके उस जगह से आप रिपेयर करवा लें। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको थोड़ी सी परेशानी कम हो जाती है। क्योंकि मैं बाइक लेकर गया था तो अगर मैं ये सोचा था कि मैं इसको पूरा फुल पेंट वगैरह प्रॉपर इसको रिपेयर करा लेता हूँ तो वो एक दिन मांग रहे थे उसके लिए, तो मेरे पास वो ऑप्शन ही था क्योंकि मेरे बाइक फिर मैं वहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता था। तो इसलिए आप यूँ करें कि आप बाइक छोड़ के घर और सिर्फ फ्यूल टैंक ले जाएं, और उसमें आपके पास ये कि ऑप्शन थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। तो ये थी सारी बात रिपेयरिंग की और जो न्यू फ्यूल टैंक की थी उसके हवाले से। अच्छा कुछ मेरे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कमेंट्स में कि आपने जो इसमें टायर्स डलवाए हैं वो कौन से हैं। तो ये आप टायर्स देख लें, ये थे जर्नल के टायर्स थे, एग्जैक्ट साइज़ नहीं याद लेकिन 6 प्लाई सॉरी के साथ जिस तरह इतने याद है कि 6 प्लाई की थे। अच्छा इसमें प्रॉब्लम एक ये था कि मैं किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा इसमें, प्लीज़ कीप इन माइंड, सिर्फ ये इसका पर्पज़ मैंने शायद इसको सही यूज़ नहीं किया। ये टायर्स थे ऑफ द रोड के लिए, तो लेकिन ये मैं इनको यूज़ कर रहा था विद इन सिटी, तो सिटी कम्यूट के लिए। तो इनका प्रॉब्लम ये था कि कभी कभी स्लिप करते थे, खासकर वेट अगर हो रोड तो वहाँ पे काफ़ी स्लिप कर जाते थे, क्योंकि ये बने भी शायद इसलिए नहीं थे, ऑफ रोड के लिए थे। तो मेरा सिर्फ ये था कि स्टैटिक्स बाइक्स के थोड़े से इंप्रूव हो गए थे इससे, ये लुक ज़रा आप देख लें थोड़ी बाइक की मेरी डिफरेंट सी लगती थी इससे, इस वजह से मैंने ये टायर्स इसमें डलवाए थे। लेकिन ये स्लिप कर रहे थे क्योंकि ऑफ द रोड टायर है। तो आप भी ये कोशिश करें कि अगर आपने विद इन सिटी रहना है, आपने लॉन्ग डिस्टेंस करने हैं, तो इस तरह के जो ज़्यादा कह लें कि डीप ग्रिप्स जिसकी होती हैं उस तरह की आप टायर ना लें, क्योंकि वो ऑफ द रोड के लिए बने हुए होते हैं और वो रोड पे आम सी जो रोड है उसके ऊपर ज़्यादातर वो स्लिप करते हैं। तो ये आपने भी ख्याल रखना है, और ये मेरा एक्सपीरियंस था इसके हवाले से। उम्मीद है कि आपको कुछ इससे नो हाउ हो, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की आपको ओनर्स रिव्यूज़ या कुछ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द बाइक्स मिलते रहें तो डू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।